ये सेक्शन है संधि का। इसमें थोड़ा काम ज़्यादा है। संधि और समास में काम थोड़ा ज़्यादा है, अंक थोड़े कम है। क्या करेंगे, काम तो करना पड़ेगा। अंक लेना है, 100% अंक लेना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कुछ भाग जो मैंने बताए थे वह भाग कम मेहनत में ज़्यादा अंक का था, इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, लेकिन आप पढ़ते आ रहे हैं। प्रारंभिक कक्षाओं से ही संधि को पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। और यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड नियम हैं, उन नियमों को ही आपको संधि में रखा गया है। संधि में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, या तो आपको संधि करना है या आपको संधि विच्छेद करना है। एक शब्द दिया रहेगा आधा और आधा बाकी रहेगा, और इसमें ध्यान रखा जाता है प्रायः वैसे ही शब्द दिए जाते हैं जो आपकी किताब में होते हैं, पाठ के अंदर में है और आपके एक्सरसाइज में है। ऐसे एक्सरसाइज के जो शब्द हैं जिनका संधि विच्छेद दिया हुआ है, उनको आप ध्यान रखिएगा तो आसान हो जाएगा। कई सालों के अंकों को देखने के बाद, कई साल के प्रश्नों को देखने के बाद हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रायः सभी संधि विच्छेद में शब्द जो होते हैं वो किताब के ही होते हैं, किसी न किसी पाठ के अंदर का शब्द है और प्रायः सिलेबस अभ्यास में दिया रहता है। तो उसको चुनिए और उसका संधि विच्छेद ध्यान में रखिए। वैसे सैद्धांतिक रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि संधि का मतलब होता है 2 वर्णों का मेल। जो बिल्कुल भी किताब नहीं पढ़े हैं, जो बिल्कुल भी प्रारंभिक कक्षाओं में चीज़ों को नहीं समझे हैं, उनके लिए विषय है। जो पढ़ते आ रहे हैं, जिनके समझ में आ रहा है तो ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 10वीं में भी है लेकिन प्रारंभिक चीज़ों को नहीं समझते हैं, किसी कारण से मित्र के प्रभाव में आकर या अधिक अंक आता है इस लोभ से संस्कृत ले लेते हैं, उनके लिए भी प्रश्न है। और जिनको जानकारी है पहले से ही, वो सोच विचार कर लेते हैं कि संस्कृत में हमारी रुचि है, ऐसे लोगों के लिए विषय है। तो संधि का मतलब होता है 2 वर्णों का मेल होना, और जब मेल होगा तो संधि, और जब अलग होगा तो विच्छेद। तो इसमें 3 तरह के संधि हमारे पास आते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 तरह का संधि का मतलब जिसमें स्वर वर्ण से स्वर वर्ण मिले। अब स्वर वर्ण किसको कहते हैं ये हम अभी नहीं पूछेंगे आपसे, आप जानते होंगे। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े। जो 11 या 13 स्वर वर्ण है उनको हम समझते हैं। तो जब संधि में दोनों तरफ स्वर ही हो तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा है, स्वर के साथ स्वर वर्ण की जब संधि होती है तो स्वर संधि कहलाता है। इसके 5-6 प्रकार से हम इस संधि को देखते हैं। एक ही प्रकार से संधि नहीं बन रही है, तो जितने भी प्रकार से संधियां बन रही है उनके लिए हमारे व्याकरण में कुछ नियम है, जिसमें पहला नियम है यहाँ दीर्घ संधि है। ये दीर्घ है। दीर्घ के लिए पाणिनि जी ने कहा है अकः सवर्णे दीर्घ, यानी जो अक प्रत्याहार है, अब बाद में भी अक प्रत्याहार का ही यदि समान वर्ण हो, समान का मतलब क्या, ये बड़ा प्रश्न है। किताब में है 2 समान स्वर वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। अब प्रश्न है कि समान क्या, तो समान का मतलब है जिनका उच्चारण स्थान समान है। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान समान है वही स्वर समान होंगे। जैसे ई है तो इचु ऐसा नम तालु होता है। तो जो स्वर ई है, ई के बाद यदि कोई ई आता है तो वो दीर्घ हो जाता है। का 2 समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। 2 समान स्वर, 2 समान स्वर, 2 समान स्वर दीर्घ होता है। अब देखिए कैसे दीर्घ होता है, तो अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ, अ
आ जोड़ आ बराबर आ। इस तरह से ये स्वर है, इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है, और इधर भी स्वर आएगा। तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मिलने से जो वर्ण उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, वह भी स्वर होता है, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, राम जोड़ अयन, ये संधि है। तो दोनों और इसका और इसका और दोनों मिलता है तो हो जाता है रामायण। अब आपको रामायण देगा तो राम दे देगा परीक्षा में, और यहां छोड़ देगा, कहेगा कि आप जोड़ दीजिए। तो यहां पर हमको लिख देना होता है अयन, रामायण हो गया। प्रश्न इसे ही आता है। नहीं तो पूरा दे देगा, कहेगा कि रामायण है, ये दे देगा, कहेगा कि संधि विच्छेद करिए, तो हमको दो पार्ट में लिख देना है। ऐसा दे देगा तो हमको जोड़ देना है, या कभी कभी यही छांट देता है, कहेगा कि दूसरा शब्द जो है वो लिख दीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, और प्रायः किताब के प्रश्न रहते हैं। अभी तक जितने बार हम लोगों ने कॉपी देखी है, उन कॉपियों को देखने से पता चलता है कि सारे के सारे शब्द अभ्यास से लिए जाते हैं। तो आप उन अभ्यास के नियमों को समझिए। दूसरा कहता है गुण। गुण कहता है अ आ के बाद। देखिए यहां पर मामला चेंज हो गया, अ और आ के बाद यदि ई ऊ री और री रहे, री और ली रहे, इतने वर्ण रहे, अ के बाद कंडीशन लग गया कि ई रहे, ऊ रहे, री रहे, या दीर्घ री रहे, या ली रहे, तो दोनों का नियम अलग है। आ से अगर ई जुड़ेगा तो ए हो जाएगा, आ से अगर ऊ जुड़ेगा तो ओ हो जाएगा, आ से अगर री जुड़ेगा तो आर हो जाएगा, आ से अगर ली जुड़ेगा तो अल हो जाएगा। ये नियम है। अ के बाद अगर ई आता है तो ए होता है, अ के बाद यदि ऊ आएगा तो ओ होता है, अ के बाद अगर री आएगा तो अल हो जाता है। दोनों री में से कोई री आएगा तो अल हो जाएगा, ली आएगा तो अल हो जाएगा। अब उदाहरण देखते हैं इसका। देखिए राम रमा जोड़ ईश, यहां आ है और यहां ई है, तो ई के बाद ए होता है, यहां ए जुड़ा हुआ है तो होता है रमेश। महा जोड़ ईश, महा जोड़ ईश बराबर महेश। अब ऊ का देखिए, सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। कोई भी दो रहेगा तो दोनों में से कोई आएगा तो वही होगा। महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि महर्षि, और यहां है ली। ली का उदाहरण प्रायः नहीं मिलता है। इसका एक उदाहरण है तबल जोड़ ऋकार, तबल ऋकार। ये बहुत ज्यादा उदाहरण इसका उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए ऐसे प्रश्न प्रायः नहीं पूछे जाते हैं। तो ये हुआ दीर्घ गुण। अब कहता है वृद्धि। वृद्धि का मतलब जिसमें वर्णों की मात्रा बढ़ जाती है। वृद्धि राधेच कहा, इसमें सूत्र दिया पाणिनि जी ने, वृद्धि राधेच। तो क्या वृद्धि राधेच है, देखिए यहां कहता है वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाना। तो क्या बढ़ जाना, तो कहता है अ आ के बाद, अ आ के बाद यदि ए रहे, ए आए रहे तो आए, ओ और औ रहे तो औ। ये ध्यान में रखना है। ए आई आवे तो आए, ओ और आवे तो औ हो जाता है। ये वृद्धि संधि का नियम है। अ के बाद यदि ए और ए में से कोई भी एक वर्ण रहेगा तो ऐ हो जाएगा, ये हो जाएगा। अ के बाद ओ और औ में से कोई भी वर्ण रहेगा तो औ हो जाएगा। देखिए एक जोड़ एक, यहां अ है और यहां पर ए है, शब्द बनता है एकैकम। ध्यान रखना है इसको। यहां पर देखिए महाजोड़, महाजोड़ ओजस्वी, महाजोड़ ओजस्वी आ है और यहां पर ओ है, ओ है। यहां पर ये सिलेक्ट होगा महोजस्वी,
ये सब बनता है। तो ये ध्यान में रखना है वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि में इतना ही है, आप गौर से यदि ध्यान लेके संभाल लेंगे तो ये अंक आ जाएगा। एक अंक स्वर संधि में से अनिवार्य है, पूछना है। एक अंक व्यंजन संधि से पूछेगा, एक अंक विसर्ग संधि से पूछेगा। इसलिए कहा कि इसमें काम थोड़ा ज्यादा है और इसको छोड़ना नहीं है। ज्यादा है इसका मतलब इसको छोड़ देना ऐसा बात नहीं है, कितना मेहनत कौन करेगा। जो ही आप छोड़ देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये दृष्टिकोण हो जाता है पलायनवादी दृष्टिकोण। यूपीएससी की परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स आया 52, 50, वह अधिकारी हो जाता है, और 50 आया और 49 जिसके पास आया वो रोड पर आ जाता है। ये अंतर है एक अंक का। इसलिए बहुत बच्चे पलायनवादी होते हैं, चलो पास हो जाएंगे किसी तरीके से, कोई बात नहीं, इतना सीरियस होना नहीं है। नहीं, सिर्फ पास होने के लिए अभिभावक आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आपसे पेरेंट्स को बहुत उम्मीद है, इसलिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं यन का सूत्र दिया है पाणिनि जी ने, इको यन जी। हम आपको प्रत्याहार में नहीं ले जाना चाहेंगे क्योंकि प्रत्याहार समझने में थोड़ी कठिनाई होगी और प्रत्याहार पढ़ाना भी नहीं है, प्रत्याहार के आधार पर कोई बात भी नहीं होती है। हम सीधा आपको दिखाते हैं, ई, उ, री और लड़ी, इसको इक प्रत्याहार हम कहते हैं। ई, उ, री, लड़ी। ई का मतलब दोनों, दीर्घी ह्रस्वी, हर्ष उ और दीर्घु दोनों। इसको हम एक लिख दिए तो इसका ये मतलब नहीं समझेगा कि एक ही। ई का दोनों, ह्रस्वी दीर्घी, ह्रस्व उ दीर्घु री और लड़ी, ऐसे वर्ण आएंगे और इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए, ई उ लड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो आपको बदल जाता है। किस चीज में? यन में बदल जाता है। कौन चीज बदलता है? यन में। क्या बदल जाएगा इसको? य, र, ल और व में बदल जाएगा। इस चीज में बदल जाता है। देखिए कहां कहां बदलता है। अब देखिए, इति जोर आदि, ई और अ बराबर हो गया। ई के साथ आएगा तो य, उ के साथ आएगा तो व, री के साथ आएगा तो र और ली के साथ आएगा तो ल। यही बदलता है। ई के साथ आएगा तो य। ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ई जो है वह य में बदल जाएगा। ई और भिन्न स्वर दोनों मिलकर। और उ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो उ व में बदल जाता है। जैसे इति जोर आदि का ई और अ दोनों मिलकर य हो गया। इसका अर्थ हो गया इत्यादि। ध्यान रखना है। इसी से मिलते जुलते किताब से आपको शब्द पूछेंगे। इसी से, इसी फॉर्मूला पर, इसी सिद्धांत पर आधारित प्रश्न का उदाहरण बुक से जो आपको दिया हुआ है उसका उदाहरण आपको दे देगा। सिद्धांत यही रहेगा। अब यहां देखिए, वो बधु जोर अन, देखिए यहां पर देखिए उ है और यहां पर अ है, ये दोनों मिलेगा तो हो जाएगा वो। तो शब्द बनता है बध्वरी। ये देखिए, मातृ जो ऋणम, मातृ नहीं, री का र हो जाता है। री के र का उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो री का र हो जाता है। जिसका उदाहरण है आपको बीच में हम उदाहरण लाके दे रहे हैं। री के बाद धात्री जोड़ अंश,
अब यहां पर एक उदाहरण है, धात्री जोड़ अंश। री है, री के बाद अ है, तो ये रॉ में बदल जाता है, धात्रंश। ये ध्यान रखना है। इसके बाद लिरी है, लिरी का उदाहरण आपको ढूंढ के दे रहे हैं कि लिरी के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आएगा तो ल हो जाता है। जैसे ली जोड़ आकृति, ली जोड़ आकृति, ली जोड़ आकृति तो हो जाता है लाकृति। इन्हीं सिद्धांतों पर आपको किताब से प्रश्न लेके दिए जाएंगे। तो ये यन संधि हो गया। अब अंतिम संधि है इसका अयादि। आप इनको किताब में भी देखिएगा इस सबको, और अभ्यास भी करिएगा। किताब में जो उदाहरण है उसको भी इस सिद्धांत के हिसाब से तौलिएगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब है अयादि। अयादि में क्या कहता है कि पूर्व संधि में पूर्व वर्ण जो होना चाहिए वो ए, ऐ, ओ और औ होना चाहिए, और इसके बाद कोई भिन्न स्वर होना चाहिए, भिन्न स्वर होना चाहिए। इसके लिए पाणिनि जी ने सूत्र दिया है एचो ऐवायावा। तो एच, ये एच प्रत्याहार है, यह बदल जाता है ऐ प्रत्याहार में। देखिए ए, आई, ओ, औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर है तो बदल जाएगा, ए बदल जाएगा आय में, और आई बदल जाएगा आय में, ओ बदल जाएगा अब में, और औ बदल जाएगा आब में। ए बदलेगा ऐ में, आई बदलेगा आय में, ओ बदलेगा अब में, और औ बदलेगा आब में। एचो ऐ वा आबा, ये सूत्र है। अब कैसे बदलेगा सो देखिए। ये देखिए, ने जोड़ अयन, ये ए है और यहां पर अ है, भिन्न स्वर है, तो ये दोनों मिलके बदल गया आय में, तो रूप बना नयन। ध्यान से देखिए, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो ए और अ मिलकर आय हो गया, आय, नयन। अब आय का उदाहरण देखिए, नय जोड़ अकह, नय जोड़ अकह, यहां पर आय है, इसका आय और इसका अ दोनों मिलकर हो गया नायकह। ध्यान से देखिए इसको, बहुत आसान है। अगर आप इसको आसानी से देख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये। फिर है ओ, ओ को देखिए, पो जोड़ अन, तो शब्द बनेगा पवन। यहां पर विसर्ग दे देंगे तो यहां पर विसर्ग हो जाएगा, पो जोड़ अन, यानी इसका ओ और इसका अ, ओ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो अब हो जाएगा यहां, तो पो जोड़ अन पवना। अब है औ, औ में देखिए, पौ जोड़ आका, पौ जोड़ आका बराबर पाप का। ये यंग संधि है, ये अयादि संधि है, ये स्वर संधि के ये पांचों भेद है। समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए हम इसको इसी जगह स्टॉप करेंगे, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को जोड़ करके फिर एक दूसरा वीडियो आपके साथ लाएंगे। अच्छा लगे शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए, लाइक करिए। धन्यवाद।